किन ग्राउंड्स पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो एज पर आर्टिकल 102, अगर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, अगर ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, एंड लास्ट, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू रीपे हिज डेट्स। अभी अनदर इज रेगुलेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति को 2+ ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई है, देन ही इज नॉट eligible or he is disqualified from being an MP. If he is being found guilty of any election offenses or corrupt practices, he has been dismissed from government service for corruption and disloyalty. He is being convicted for promoting enmity or bribery. Enmity मतलब hatred. And last, not punished for promoting social evils like untouchability, dowry or sati. जिसका मतलब ये है रेगुलेशन ऑफ पीपल एक्ट, लाइक अगर कोई भी व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा उसको सज़ा हुई है, अगर वो किसी भी इलेक्शन की मेल प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाया गया, लाइक करप्शन की प्रैक्टिसेस में, अगर वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टूवर्ड्स द नेशन, और अगर कोई भी व्यक्ति को गिल्टी पाया गया है फॉर प्रमोटिंग हेट्रेड और ब्राइबरी, and last, if a person is punished for promoting social evils like untouchability, dowry or sati. And now we finally move to anti-defection law. So anti-defection law को introduce किया गया था by 52nd Constitutional Amendment Act in 1985 and it was inserted under 10th schedule of the Indian Constitution. और anti-defection law को लाया गया था to address the rampant political defection and ensure political stability. अभी बेनिफिट्स क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के? सबसे पहले इट प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी वजह से पार्टी डिसिप्लिन बना रहता है, ये करप्शन को और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फ्लोर क्रॉसिंग। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक कैंडिडेट एक्स है पॉलिटिकल पार्टी ए का और दूसरी अपोजिशन पार्टी बी है, तो फिर जब ये कैंडिडेट बी को वोट करता है तो मतलब ये है कि ये इट गोज अगेंस्ट द विप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ए। सो इन दिस केस एक्स गेट्स डिस्क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक मैंडेट। वाई? बिकॉज आफ्टर पोस्ट इलेक्शन इट प्रिवेंट्स द पोस्ट इलेक्शन मैनिपुलेशन। मतलब एक बार इलेक्शन हो गए उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कोई भी मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर करेगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ्री में तो वो ज्वाइन करेगा नहीं, कुछ ना कुछ लेगा, तो मतलब वहाँ पे करप्शन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी बढ़ जाएंगी, इससे पार्टी का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा और फ्लोर क्रॉसिंग जैसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस विल प्रिवेल। नाउ अब हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। सबसे पहला ये है, अगर एक मेंबर जो पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ा है वो कैसे डिस्क्वालिफाइड हो सकता है? सबसे पहला तो ये है वो मेंबर खुद ही वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दे, और दूसरा ये है इफ दैट मेंबर गोज अगेंस्ट द विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और ही वोट्स और एक्शन अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्टिव्स विदाउट प्रायर परमिशन। मतलब या तो वो खुद ही अपने आप से पार्टी की मेंबरशिप दे दे, या तो वो जो पार्टी ने बोला है उसके अगेंस्ट ही वोट करे। नंबर 2, पहले हमने देख लिया अगर एक मेंबर पार्टी से टिकट जीता है वो कैसे डिस्क्वालीफाइड होगा। अब दूसरा देखेंगे, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई ऐसे होगा कि अगर इलेक्शन के बाद वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, देन ही इज डीम्ड टू बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। व्हाई? बिकॉज पीपल हैव वोटेड हिम for his independence, so that he won't come under the pressure of the majority party and he will not go according to their ideology. But if he joins any other political party of the election, then directly like उसने अपने वोटर्स को बीटे किया है। नंबर 2, अब हम देखेंगे अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। लाइक इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी
6 months आफ्टर द डेट ऑफ नॉमिनेशन। मतलब किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीने दिए जाते हैं, उसके अंदर अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बट 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है देन ही इज डीम्ड टू बी एज डिस्क्वालीफाइड। और अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। लाइक अभी देखते हैं दो पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी। जो ए है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है और वाई है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, और जो एक्स है ये ए का मेंबर है। अब आपको पता है एक्स तो हमेशा धोखा ही देता है, तो फिर एक्स ने वाई को वोट दे दिया, तो मतलब इसने एंटी डिफेक्शन लॉ को तो इसके वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी ए है वो हाउस में एंटी डिफेक्शन मोशन को लेकर आएंगे एंड दिस मोशन विल बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। और जैसे वो उसको एडमिट करता है देन स्पीकर हैज द पावर फॉर डिस्क्वालीफाइंग अ कैंडिडेट। सो स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। बट इसके अंदर ये बायसनेस हमें दिखाई देती है। अगर मान लो ये एक मेंबर ही जो एक्स है ये ए का होने की बजाय वाई का होता, मतलब अपोजिशन का होता और इस रूलिंग पार्टी को अगर ये वोट करता तो उसका अपोजिशन वाले हाउस में एंटी डिफेक्शन मोशन लेके आते। बट इस केस में स्पीकर बायस होने की वजह से वो इस जो ये एंटी डिफेक्शन मोशन है वो इसको एडमिट ही नहीं करता। जब वो एडमिट ही नहीं करता तो फिर यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाता, क्योंकि देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिसाइड ओवर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट बाय द स्पीकर। सो इसके वजह से एक किहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया लाइक स्पीकर हैज 3 months टू डिसाइड ओवर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। However, it is not binding, so there are chances of biasness of the speaker. Like also, one important thing you should note here is that speaker can't act suo motu. Like इसका मतलब ये है कि स्पीकर अपनी मर्जी से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता until and unless an anti-defection motion has been admitted or has been started in the house by the respective political party and is being admitted to the speaker. अभी इसका सेकंड फीचर क्या होता है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी बी है और एक्स है, ये कैंडिडेट है, और अगर ये ए से बी में वोट कर देता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहला एस्पेक्ट तो ये है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है, अगर एक्स में से 2/3 मेंबर्स बी को ज्वाइन करें या फिर जो 2/3 मेंबर्स है वो अपनी खुद अलग अलग पार्टी बना लें, ठीक है, या फिर ये जो 2/3 मेंबर्स हैं मान लो कोई चला जाए ए में, कोई चला जाए बी में, कोई चला जाए बी में, कोई चला जाए सी में, कोई चला जाए डी में, मतलब अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर लें, तो इस केस में हम इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट टर्म्ड एज लीविंग और डिफेक्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे बस ये कह सकते हैं कि the ideology of political party A was so much bad or was so much mal that उस पार्टी के मेंबर्स वर नॉट एबल टू लिव इन दैट पार्टी। उसके बाद सबने एक साथ छोड़ा। तो इफ मोर देन 2/3 मेंबर्स लीव अ पॉलिटिकल पार्टी देन दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिट, जब मोर देन 2/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीव करेंगे। Our important point to note here is that anti-defection law does not apply to Speaker of the House or the presiding officer of the House. Why? इसका मतलब ये है जो स्पीकर होगा हाउस का उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द हाउस। लाइक अगर स्पीकर चाहे तो जैसे वो इलेक्ट होकर स्पीकर बने उसी वक्त वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर दे, और जब वो उसकी टर्म एक्सपायर हो जाए तो फिर वो अपनी पार्टी को वापस ज्वाइन कर ले, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता है। अभी इसके एक बार फीचर्स देख लेते हैं। सो एंटी डिफेक्शन लॉ इज अप्लाइड टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर पार्टी को लीव करेंगे देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफेक्शन, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्प्लिट। और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है स्पीकर या फिर प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और स्पीकर हैज़ द डिस्क्रिशन टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, हाउएवर ही कैन नॉट टेक अ सुओ मोटो डिसीजन। अभी इससे एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस है किहोतो होलोहान केस 1992। इसके अंदर स्पीकर को मतलब कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है दैट स्पीकर हैज द डिस्क्रिशन टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन बट हिज डिसीजंस आर नाउ सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू।
अब हम देखेंगे व्हाट आर द इश्यूज विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। नंबर 1 इज डिसेंट वर्सेस डिफेक्शन। डिसेंट मतलब होता है मतभेद। लाइक विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो भी पार्टी की विशेष के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, भले ही वो जो इशू है नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, बट ही कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी विशेस बिकॉज ही हैज द फियर ऑफ गेटिंग डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब नाउ स्पीकर्स डिस्क्रिशन। अभी मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल दिया था उसके अंदर ये है कि स्पीकर के डिस्क्रिशन पे ही बेस्ड है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर वो चाहे तो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अगर चाहे तो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। सो इसके अंदर स्पीकर के बायसनेस के चांसेस होते हैं। नंबर 3 इज रिकरेंट मर्जर वर्सेस स्प्लिट मर्जर। रिकरेंट मतलब आपको पता है कि स्पीकर के मर्जी पे, अब जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी ए है, ठीक है, इसके हैं 100 मेंबर, ठीक है, और हमें 2/3 देखने हैं। 2/3 कितना होगा, मान लो कि 60 होगा। तो पहले बार में गए, मान लो पहले बार में गए 20 मेंबर, दूसरे बार में गए 30 मेंबर, तीसरे बार में गए 10 मेंबर, ठीक है, कितने हो गए 20 10 30, कितने हो गए 50 60, ठीक है। उसके बाद गए 6 और मेंबर। तो अभी ये देखो, अगर ये यही रूलिंग पार्टी के बंदे जाते तो जैसे ही 20 मेंबर जाते उसी वक्त स्पीकर इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के इनको डिस्क्वालीफाई कर देता। तो उसके बाद ये जो मेंबर्स लीव किया पॉलिटिकल पार्टी, इनकी हिम्मत ही नहीं होती। बट अगर यहाँ पे ये अपोजिशन के मेंबर्स लीव कर रहे हैं, तो फिर लीव कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर इसके अंदर स्पीकर ये कर सकता है कि पहले 20 गए तो उसके ऊपर वो डिसीजन लेता नहीं है, फिर 30 के तब भी डिसीजन नहीं लेता है, 10 के तब भी डिसीजन नहीं लेता है, 6 गए तब भी डिसीजन नहीं लेता है। उसके बाद फिर जैसी 6 गए उसके बाद उसी टाइम स्पीकर इसको डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये तो इनके ऊपर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग ही नहीं सकता। वाई है, बिकॉज इट इज अ स्प्लिट मर्जर। 2/3 मेंबर्स ने खाली कर दिया, तो यहाँ पे स्पीकर की बायसनेस आ गई। तो यहाँ पे इसकी मदद से रिकरेंट मर्जर को क्या बोलते हैं, अब्यूज किया जा सकता है। अभी फाइनल है वॉलंटरीली गिविंग अप द मेंबरशिप। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं जानबूझ के अपनी मेंबरशिप दे देते हैं और निकल जाते हैं, लाइक रेजिग्नेशन कर देते हैं टू एस्केप द डिस्क्वालिफिकेशन और सर्कमवेंट डिस्क्वालिफिकेशन। सर्कमवेंट मतलब बच निकलना। नाउ व्हाट आर द सजेशंस गिवन टू एंटी डिफेक्शन लॉ। नंबर 1 डी गोस्वामी कमेटी ने 1990 में सजेशन दिया। सबसे पहला सजेशन ये था कि स्पीकर को डिसाइड नहीं करना चाहिए, स्पीकर की जगह इंडिपेंडेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना चाहिए ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। नंबर 2 ये है कि किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने के सिर्फ 2 ग्राउंड्स होने चाहिए। नंबर 1 अगर वो वॉलंटरीली गिविंग अप करता है मेंबरशिप। नंबर 2 अगर ही वोट्स अगेंस्ट द पार्टी व्हिप, ठीक है। तो मतलब डी गोस्वामी के 2 रिकमेंडेशन थे। नंबर 1 डिस्क्वालीफाई करने के लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए लाइक इलेक्शन कमीशन, नॉट द स्पीकर। नंबर 2 जो भी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना है उसको हमें सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे लाके रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। नंबर 1 अगर ही वोट्स अगेंस्ट द व्हिप ऑफ द पार्टी। नंबर 2 इफ ही वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप। नाउ अनदर सजेशन बाय NCRW 2002, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए अगर कोई भी कैंडिडेट वोट्स अगेंस्ट द व्हिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अभी नंबर 3 देखते हैं कि हो तो होलाहन केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की पावर को अपहोल्ड किया टू डिसाइड ऑन डिफेक्शन, बट हिज डिसीजन आर नाउ सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। नंबर 4 मणिपुर MLA डिस्क्वालिफिकेशन केस 2020, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर्स को डायरेक्ट किया कि उनको अगर डिसीजन लेना है डिस्क्वालिफिकेशन पे देन इट शुड बी विद इन 3 months टू प्रिवेंट द डिले। नंबर 5 श्रीमंत बाला साहेब पाटिल वर्सेस स्पीकर 2020 केस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डिस्क्वालिफाइड MLA है वो रिकॉन्टेस्ट कर सकता है किसी भी इलेक्शंस को, और एंड दिस रिकॉन्टेस्टिंग ऑफ इलेक्शंस लिमिट्स द स्पीकर्स प्यूनिटिव रीच। अभी इसको मैं समझाऊंगा प्यूनिटिव रीच क्या होता है। और अभी ये भी है कि ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट द अब्यूज ऑफ रेजिग्नेशन टू सर्कमवेंट डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब ये है कि कोई भी जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर है वो रेजिग्नेशन का यूज करके डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकता है। सर्कमवेंट मतलब बच निकलना। अब जैसे अब मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि एक बंदा है ए, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी
एक्स का है, दूसरा बंदा है बी, नहीं एग्जाम्पल गलत हो गया, ठीक है, फिर से देखो, मान लो एक बंदा है एक्स, वो है पॉलिटिकल पार्टी ए का, दूसरा बंदा है वाई, वो है पॉलिटिकल पार्टी बी का। अब ये देखो, अब बी वाले ने बोला, मतलब जो जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, मतलब अच्छे से ये इसकी मेजोरिटी नहीं है, इसके मतलब कुछ 2-3 एमपी ही हैं, अगर 2-3 एमपी चले जाएंगे तो ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगी तो और पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। तो बी वाले ने सोचा कि अब हर मेंबर्स को हम अपने मिलेंगे, तो आपको पता ही है एक्स की आदत है धोखा देने की, तो ये जो एक्स है वो चला गया बी में, और जो बी वाले ने इसको वादा किया था क्या, कि जब आप हमारे इसमें आओगे तो हम आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे, अगर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे तो अगर आप नहीं जीते तो हम आपको नॉमिनेटेड मेंबर बना देंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। तो एक्स ने बोला सही है, ये तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, अगर लोकसभा से टिकट मिली तो मंत्री बन जाऊंगा, कैबिनेट मंत्री, और अगर नहीं मिली तो मैं नॉमिनेटेड मेंबर बन जाऊंगा स्टेट काउंसिल में, तो सही है। तो फिर इसने लीव कर दी, ठीक है, इसने लीव कर दी, तो यहाँ पे मान लो कि 5 साल की सरकार होती है, ठीक है, तो इसने दूसरे साल पे लीव कर दिया, तो उसने सोचा दूसरे साल पे लीव करूंगा तो जो 3 साल बचे हैं वो मैं बी के साथ आ जाऊंगा, लेकिन स्पीकर ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, इसके ऊपर ये लगा दिया कि डिस्क्वालीफाई तो कर दिया, और ये भी बोल दिया कि अभी अगले 3 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो इसकी तो वाट लग गई, ठीक है। तो इसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट में केस बताया अपना, तो फिर ये वर्डिक्ट आया श्रीमंत बाला साहेब पाटिल वर्सेस स्पीकर केस। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब डिस्क्वालिफाइड एमएलएस चाहें तो दे कैन रीकॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और इसके वजह से इट लिमिट्स द स्पीकर्स प्यूनिटिव रीच। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन एमपी होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 2। लाइक अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1, तो इसके अंदर प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा, और प्रेसिडेंट का डिसीजन मस्ट कम आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये मैंडेटरी है। नाउ इफ हिज डिस्क्वालिफिकेशन कम्स अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 2, देन स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल इन दिस केस। नाउ अभी पढ़ते हैं व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर द वैकेंसी इन द हाउस। नंबर 1, अगर कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया हो। नंबर 2, अगर किसी कैंडिडेट ने रेजिग्नेशन दे दिया हो। नंबर 3, अगर किसी भी कैंडिडेट की डेथ हो गई हो। नंबर 4, डबल मेंबरशिप क्या होता है अभी अच्छे से समझाऊंगा। नंबर 4, अगर वो जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड करार दे दिया गया है बाय द कोर्ट। नंबर 6, अगर कोई भी कैंडिडेट हाउस से लगातार 60 दिनों के लिए गायब है विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना इंफॉर्मेशन के 60 दिन तक गायब है, देन हिज पोजीशन सीम्स टू बी वैकेंट। नाउ डबल मेंबरशिप क्या होता है, अगर कोई भी बंदा एक टाइम पे लेजिस्लेचर और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ इलेक्ट हो गया है, तो उसके पास 14 दिन है बताने के लिए कि वो कौन से हाउस में जाना चाहता है। अगर नहीं बताएगा तो राज्यसभा की सीट इज डीम्ड टू बी वैकेंट। अगर कोई बंदा पहले से लोकसभा का मेंबर था लेकिन अब राज्यसभा में इलेक्ट हो जाता है तो उसका 14 दिन है बताने के लिए, नहीं बताया तो लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी और वो राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। अभी अगर कोई बंदा राज्यसभा का मेंबर है लेकिन लोकसभा का चुनाव जीत गया तो 14 दिन के अंदर अगर उसने नहीं बताया तो राज्यसभा की सीट गई और वो लोकसभा का मेंबर बन जाएगा। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का है मेंबर और वो स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव जीत जाता है तो उसको 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, अदरवाइज अंडर आर्टिकल 101 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 190 क्लॉज 2 पार्लियामेंट की सीट खाली हो जाएगी एंड ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अभी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 सीट्स, मतलब कोई बंदा एट द सेम टाइम ही कैन नॉट होल्ड 2 सीट्स, और या तो वो खुद बता देगा, खुद नहीं बताएगा तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन एक्ट के द्वारा ऑटोमेटिकली उसकी एक सीट वैकेंट हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। चलो यहाँ पे अब हमारा खत्म होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखो, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन कमेंट, आई कैन टेल यू इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ।